So next term is electron affinity. I said it is the amount of energy released when an electron is added up to an isolated gaseous atom. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. So this is the concept which says it is the amount of energy released when an electron is added up to an isolated gaseous atom. तो मैंने बोला कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. जैसे मान लो मैं सोडियम मेटल लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और ये Na- गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. वैसा किसी भी एलिमेंट से आप कह सकते हैं. जैसे Cl है गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है, ध्यान रखना है. तो वी हैव टेकन एन एटम Cl गैसियस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cl- गैसियस फॉर्म किया. तो इस प्रोसेस से भी एनर्जी रिलीज हो रही है जो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. क्या हुआ कि जब इसको बाकी एलिमेंट्स ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो वी रियलाइज दैट देयर आर सम एलिमेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी अब्सॉर्ब होने लगी. तो पहले ये पॉइंट समझना है कि एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है. तो एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि जो दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. तो न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है. बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन दे रहे हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा रहता है, इसलिए नेट में एनर्जी रिलीज होती है. बट ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, उनमें अगर हम फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर रिपल्शन देता है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक नहीं होने देता है. तो इन दैट केस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आल्सो. अब ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमने डेफिनेशन में तो ध्यान से देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड. अब जहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वहां तो ये डेफिनेशन फेल कर जाएगी क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो रही है. तो यहाँ पे एक और टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वो हम बाद में लिखेंगे, पहले एक पॉइंट लिखिए नीचे. तो अगले पॉइंट पे देखो, बट यहाँ पे एक पॉइंट पे लिखा है बट देयर आर सम एलिमेंट्स in which energy is absorbed during addition of electron. But there are some elements in which energy is absorbed during addition of electrons. For such elements, we take electron affinity as 0. We take electron affinity as 0. बट ये अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं क्योंकि आपने 0 लिख दिया, इससे पता चल गया कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. बट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है इंफॉर्मेशन तो बता नहीं रहे. तो इस इंफॉर्मेशन को फर्दर इनकॉर्पोरेट करने के जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उस पर बाद में आता हूँ. पहले वो एलिमेंट्स लिखो जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है. तो मैंने लिखा कि फॉर सच एलिमेंट्स वी टेक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0. और ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं. तो एलिमेंट्स फॉर विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आर, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इनको ठीक से लर्न करना है. सो एलिमेंट्स फॉर विच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज 0 और नियरली 0, कुछ भी समझ लीजिए, 0 आर. उसमें देखो सबसे पहले तो केस आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फर्स्ट केस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल समझ रहे हो, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2. तो S सबशेल के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करना इसमें मुश्किल काम होगा. तो उस कैटेगरी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. एक तो ये लिस्ट हो गई. दूसरी कैटेगरी जो मार्क करनी है इसके बाद, दैट इज नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस. बेसिकली नोबल गैसेस या इसी को इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं. तो दीज आर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन. इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है NH2 NP6. तो इनके केस में भी फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन ज़्यादा काउंट करेंगे. तो इस केस में एनर्जी रिलीज होने की वजह एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो अगर इसका जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज NH2 NP6
NH2NP6, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, वो लिखे देता हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2s2 2p3 हाफ फिल्ड, उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। और उसके बाद जिंक, कैडमियम, मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है सब में। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन एंड जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ठीक से लर्न करना है। इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 होती है। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये चीज मेंशन करनी है। तो उसके लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला टर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब इसमें हम दोनों टर्म इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, दोनों बातें एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो राइट डाउन when an isolated gaseous atom when an isolated gaseous atom when an isolated gaseous atom gains an electron and converts into monovalent anion, when an isolated gaseous atom gains an electron and converts into anion, then in this process then in this process the amount of energy released the amount of energy released the amount of energy released or absorbed is known as electron gain enthalpy. Is known as electron gain enthalpy. So when an isolated gaseous atom gains an electron and converts into anion, then in this process, the amount of energy released or absorbed is known as electron gain enthalpy. ठीक है। अब देखो दोनों बातें एक साथ इंक्लूड करनी है, एनर्जी रिलीज वाला केस भी लिखना है और एब्जॉर्ब वाला केस भी लिखना है। ठीक है। तो इसको टेक्निकल लिखने का तरीका क्या होता है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं और उसका साइन पॉजिटिव लिखा जाता है। तो ये केमिस्ट्री का कन्वेंशन है, पहले इसको जरा लिख लेते हैं। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच ई जी से, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो अगर प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एंडोथर्मिक। और अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो हम लोग उसको अपना टेक्निकल साइन के हिसाब से पॉजिटिव लिखते हैं। तो जब भी कभी केमिस्ट्री में एनर्जी एब्जॉर्ब का केस आएगा, विल राइट इट विद द पॉजिटिव साइन। तो डेल्टा एच इजी को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब का केस है। एनर्जी एब्जॉर्ब के केस में इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी है जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, तब इस वैल्यू को लिखते हैं नेगेटिव। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, एनर्जी रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव लिखा जाता है।
ये हमारा टेक्निकल कन्वेंशन है लिखने का। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कन्वेंशन है, पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही वैलिड रहेगा। कहीं पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, एनर्जी रिलीज होगी तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो पॉजिटिव, रिलीज हुई तो नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करना है तो लॉजिक क्या होगा कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डिफरेंस समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो लिखा जाता है। जिस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो लिख देते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर आपको वैल्यू चाहिए कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो ये चीज किससे पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। और दूसरा केस अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव लिखी जाती है, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल राइट पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव। दो कंडीशन हो गई। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में साइन का डिफरेंस होता है तब जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डेफिनेशन में एनर्जी रिलीज है, तो रिलीज एनर्जी तो जीरो ही लिखनी पड़ेगी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो साइन पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो जिन एलिमेंट्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले जहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव थी वहां नेगेटिव लिख देंगे अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिन एलिमेंट्स के लिए मैंने जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा था उन्हीं सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा। ये चीज भी अलग से लिख लो नीचे इसी पॉइंट में। उसमें बहुत थ्योरेटिकल कंटेंट है, फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है क्योंकि पीरियोडिसिटी तो खास बची नहीं है। जैसे जैसे आप देखो अगर हम एटॉमिक रेडियस से जैसे जैसे दूर आते गए पीरियोडिसिटी कम होती चली जाती है। सबसे अच्छा पीरियोडिक बिहेवियर एटॉमिक रेडियस में था, फिर आयोनाइजेशन में और एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसका अगला टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कुछ उड़ ही नहीं बचता। तो जो जो रूल्स थे वो हमने ज्यादातर सीखे, अब बेसिक बातें बस समझनी है फटाफट। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले तो हमने टर्म लिखना है, नोट बना के लिख लो। जो मैंने जिन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो लिखा था उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। राइट डाउन फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फॉर alkaline earth metals, noble gases, nitrogen, zinc, cadmium and mercury, electron gain enthalpy is positive. Electron gain enthalpy is positive, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, या इसी बात को अगर सही से लिखना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है भाई, अल्काइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस और नाइट्रोजन ये मेन है। बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी भी याद कर लो तो एकदम परफेक्ट काम हो गया। तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाएंगे। इन सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, ये जनरली सारे एलिमेंट्स के लिए वर्कआउट करेगा। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिखाया था। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालते थे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालते थे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
ऐड करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकंड गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जैसे इसको एग्जांपल से लिख दूं यहाँ पे एक टर्म। तो जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट ई है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये ई माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच ई जी वन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरे केस में जो आपका ई माइनस है उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये ई टू माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं डेल्टा एच ई जी टू, तो दिस इज रिफर्ड एज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड सो ऑन। लॉजिक समझ में आ गया? अब क्या होता है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सारे एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव होती है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कुछ केस में एनर्जी रिलीज होती है, कुछ केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बट जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर ऑलरेडी माइनस चार्ज आ चुका है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो और रिपल्शन लगेगा, तो एनर्जी प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप स्टडी करोगे किसी भी एलिमेंट के लिए, दैट वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपने पॉइंट में लिख लो सेकेंड and onwards electron gain enthalpy, second and onwards electron gain enthalpy of any element। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन से बहुत ध्यान से समझते चलना, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। सो सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। So second and onwards electron gain enthalpy of any element is a positive value, सबके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन हमारे पास एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके O माइनस बनाया, तो उसका जो डेल्टा एच ई जी वन है ये वैल्यू तो निगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। इसी को एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, ओ टू टू माइनस बनता है, तो उसका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव होता है। और ये सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, किसी भी एलिमेंट में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? इट इज वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, अगर ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, तो अगर इन दोनों प्रोसेस को एक साथ अप्लाई कर दें, मतलब ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके तो टू माइनस बनाते हैं, तो उसका जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी डेल्टा एच ई जी वन प्लस डेल्टा एच ई जी टू हो जाएगा। अब रूल के हिसाब से आपने पहले ही देखा हुआ है कि ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव है। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, बट इट इज बीन नोटिस कि जो उसका रिजल्टेंट आता है डेल्टा एच, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। यानी कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया उस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो पहले वाले प्रोसेस से जितनी एनर्जी रिलीज हुई उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, अभी तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव है ना। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर सम लिखेंगे तो दैट विल बी ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू। सो नेक्स्ट साइड लिखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करती है, ये हमें लिखना है। तो लिखना है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी in periodic table, trends of electron affinity in periodic table। ट्रेंड्स ऑफ एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल। उसमें देखो सबसे पहले डाउन द ग्रुप का केस चेक करना है। सबसे पहले केस में डाउन द ग्रुप, सबसे पहले डाउन द ग्रुप का केस चेक कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे वो न्यूक्लियस से दूर ऐड होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पर ऐड हो रहा है,
तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम लगेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम आएगी। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। So down the group size increases, hence electron affinity decreases. अच्छा, इसमें वो केस नहीं काउंट करने जहाँ एनर्जी जीरो, जो जीरो वाले केस वो पहले ही अलग कर दिए गए, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। रीजन क्योंकि वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब वाले का कोई ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड केवल उसका पता है जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिलीज वाले केस मैंने बता दिया आपको। तो जैसे हम लोग एल्कली मेटल का केस लिखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आयनाइज एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उल्टे टर्म है, ऐसे नहीं सोचना। आयोनाइज एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज है, तो हमने डेफिनेशन में उल्टा कर लिया है, तो रिजल्ट सेम आते हैं। आप देखो डाउन द ग्रुप आयोनाइज एनर्जी भी कम होती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। कभी कभी लोग ठीक से नहीं पढ़ के जाते हैं और वो उसको जनरलाइज कर लेते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एनर्जी रिलीज है, आयोनाइज एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब है, तो उल्टे ऑर्डर आएंगे। ऐसा नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइज एनर्जी का उल्टा नहीं है, बी वेरी केयरफुल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट प्रोसेस नहीं है, बी वेरी केयरफुल। बहुत सही से समझना है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी के में एनर्जी एब्जॉर्ब था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज है, तो वो टर्म जो गैप है वो हमने पहले ही डेफिनेशन में एडजस्ट कर लिया है, तो ऑर्डर सेम आता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड टूल्स हैं जहाँ जहाँ ये डेविएट करेगा, वो भी अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा केस चेक करना है, दैट इज अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, अलोंग अ पीरियड अगर हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतनी हाई एनर्जी रिलीज होगी, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं, जैसे आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करा था, वैसे यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डेविएशन है तो वो फैक्टर चेक करना पड़ेगा। प्लस आपको पहले भी बताया कि कुछ केस जीरो है, उन्हें हटाना पड़ेगा। सो along a period left to right z effective increases, hence electron affinity increases, रूल तो यही है। अभी स्पेशल केसेस या जितने एक्सेप्शंस है वो बाद में डील करूंगा एक साथ, पहले आपको बेसिक रूल सिखा रहा हूँ। तो अब अगर इसका ट्रेंड लिखें सपोज करो हम लोग, तो लेट्स से सेकंड पीरियड लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपका सेकंड पीरियड है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड लिखना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड लिखना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, ये तीन एलिमेंट हटा देने। क्यों हटा देने? क्योंकि इनके सबके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग जीरो काउंट करेंगे, क्योंकि इन सब केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन ही नहीं है एक तरीके से, तो उनको पहले साइड किया। इनको जब साइड कर लिया तो अब एलिमेंट बचे लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपको देखो अपने आप समझाने लगा होगा, पीरियोडिसिटी में तीन एलिमेंट तो ऐसे हटा दिए हमने 8 एलिमेंट में से, तो पीरियोडिसिटी बची क्या? तो फिर भी जो बचा उसमें अगर चेक करना है, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p5। ठीक है, ओके। अब देखो जो 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये 2s2 में कन्वर्ट होगा, तो इट विल बिकम मोर स्टेबल, इट विल बिकम मोर स्टेबल। इज दैट ओके? तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा 2s1 से 2s2, तो इसको एक पोजीशन स्वाइप कर देंगे, उसका जो करंट ट्रेंड बनेगा वो बन जाएगा बोरॉन। अब उसका अगर हम ट्रेंड लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको भी बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
ये अगर बहुत प्रिसाइसली बताएं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली मोर केवल उन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो बहुत एक्सट्रीम राइट में होते हैं। तो बेसिकली हैलोजेंस के लिए मेजरली चेक किया जाता है, बाकियों के लिए उतना नहीं लिखना पड़ता, काम इतने से चल जाता है। समझ में आई बात? तो दिस इज अ ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, दिस इज बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से अगर हम अगले पीरियड के लिए कंपेयर करें, बस अब लॉजिक आपके दिमाग में सेट होना है। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। रूटीन बस आप एक बार प्रोटोकॉल समझ लो तो बहुत टफ नहीं है। मैग्नीशियम और ऑर्गन हटा देंगे क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, इसको तो काउंट ही नहीं करना कभी भी। इनका तो ट्रेंड हम लिख नहीं पाएंगे, या लिखना भी है तो इनके लिए पॉजिटिव होता है तो वो तो वैल्यू हमेशा ही सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को कंपेयर कैसे करोगे, तो वो तो कंपैरिजन ही बेकार का है। उसको साइड करो पहले। अब जो बचे एलिमेंट्स है उनको कंपेयर कर लो ठीक से। बचे एलिमेंट्स में देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सॉरी 3s1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए 3p1 है, ये 3p2 है, ये 3p3 है, ये 3p4 है और ये 3p5 है। और मैंने क्या रूल सिखाया कि जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे वहाँ एक पोजीशन स्वाइप मार दो। तो 3s1 वाले को इसके आगे कर देंगे जैसे आयोनाइज एनर्जी में करते थे, और यहाँ पे 3p2 से 3p3 जाएंगे तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। समझ आया? जिसमें भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा काउंट करेंगे। बोलो इतनी बात समझ गए पहले? बस अब इसका ट्रेंड लिख दो सीधे सीधे। ट्रेंड क्या बना हमारे लिए? बस एक पोजीशन स्वाइप करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। बस एल्कलाइन अर्थ मेटल तो हटा दो लिस्ट में से, और इनर्ट गैस हटा दो लिस्ट में से। बस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3s1 से 3s2 बनेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और 3p1 से 3p2 बनेगा तो वो हाफ फिल्ड नहीं बना, 3s2 फुल फिल्ड हो गया तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बात? बस अब इसके बाद आप सीधा ट्रेंड लिख दो। तो ट्रेंड क्या बना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए? यहाँ पे सबसे ज्यादा बना Cl के लिए, या इसी के ऑर्डर से लिखूं तो सबसे पहले एल्यूमिनियम सबसे पीछे, फिर सोडियम, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो जहां जहां स्वाइप किया है बस वहां ध्यान से देख लो। देखो एक ये स्वाइप मारा और एक ये स्वाइप मारा है, यहाँ पे एक स्वाइप ये किया हुआ है। समझ गए ट्रेंड? तो दो चीजें चेक करनी है, पहले जिनका जीरो है वो हटा दो लिस्ट में से। दूसरा स्टेप, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन जहां पे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी सॉरी वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पोजीशन स्वाइप कर देना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसके जो टिपिकल केसेस हैं वो सब लिखो, क्योंकि ये तो रूटीन क्वेश्चन हो गए जो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब इसके स्पेशल केसेस निकालो सर। अब इसके स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में देखो सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा आती है। ठीक है, तो उसके दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले केस में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl मोर देन फ्लोरीन, तो फिर रूल के हिसाब से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर मोर देन ऑक्सीजन। पहले ये दो टिपिकल बातें लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर मोर देन ऑक्सीजन। इसका लॉजिक ये है कि जब हम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो साइज उतना नहीं बढ़ता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है। तो इस पॉइंट को जरा हाईलाइट करके लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है इन दोनों केस में। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? फ्रॉम फ्लोरीन टू फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन Z increases more than size। साइज बढ़ने की वजह से जो वैल्यू कम आनी चाहिए थी
वो Z बढ़ने की वजह से ज्यादा आ गई। समझ में आया? नॉर्मली क्या होता है कि Z और साइज के इफेक्ट में साइज इफेक्ट डोमिनेट करता है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में स्पेशली क्लोरीन फ्लोरीन और सल्फर ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो Z के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर जाती है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करके लिख लेना है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है पीरियोडिक टेबल में वो क्लोरीन के लिए होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे अगर चाहो तो फ्लोरीन क्लोरीन और सल्फर ऑक्सीजन का अगर एक बार ट्रेंड लिखा जाए तो क्लोरीन हाईएस्ट होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर सल्फर होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो याद रखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपको याद रखना है। बस इतनी जगह पे स्पेशल केस डील करने। तो अगर आप सारे केस डील करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बार और लिस्ट में लिखे देता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो अलग से लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिखे देता हूँ आपके टिपिकल एलिमेंट्स के। अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाली जितनी बात बताई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन होता है, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन, वो तो पहले ही सिखा दिया मैंने आपको। फॉस्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन आएगा, वो भी डिफॉल्ट है, लेकिन इसमें सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन आएगा जरूर। फॉस्फोरस नाइट्रोजन में कभी कंफ्यूजन आएगा नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अवेलेबल, नाइट्रोजन के तो जीरो काउंट करते हैं, तो नॉट टू कंफर्म। सल्फर ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन पहले ही बता दिया। इसके बाद अगर और एक केस मार्क करना है तो जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो आर्सेनिक से ज़्यादा होती है। टिन जो है वो एंटीमनी से ज़्यादा होता है, और बिस्मथ जो है वो लेड से ज़्यादा होता है। ये बड़े अब्रप्ट ऑर्डर है, अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये सब टिपिकल एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मली बहुत फेयर चांस नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन ऊपर वाले सेगमेंट से ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये वही कर पाएगा जिसको ठीक से आंसर याद है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में प्रेफर नहीं किए जाते। इनसे क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे? फ्रेम ऊपर वाले केस से होंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन क्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इतने फ्रेम भी तो नहीं करने, गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं। ये केस हो गया। इसके बाद एक ट्रेंड अगर और लिखना है आपको तो दैट यू मे राइट फॉर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, टेलेनियम, सिलेनियम, सॉरी एक ऑर्डर और लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर ऑर्डर लिखेंगे तो सल्फर हाईएस्ट होता है इस केस में। सल्फर के बाद नेक्स्ट होता है सल्फर के बाद नेक्स्ट वन इज सेलेनियम, देन इट इज टेलेनियम, एंड देन इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें सबसे पीछे आता है। ठीक है, दीज आर सम ट्रेंड्स जो अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने पहले बताया वो सब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एकदम मन से याद होना चाहिए। तो इसी में एक ट्रेंड अगर और लास्ट में ऐड करते हो नाइट्रोजन फैमिली वाला भी, तो आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो ऑर्डर आता है दैट इज एंटीमनी, देन इट इज आर्सेनिक, एंड फाइनली इट इज फॉस्फोरस। सब पीरियड में लिख दिया, कोई बचे नहीं। इतने अगर आप याद कर ले तो दिस कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो लिखनी है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीरियोडिसिटी का ट्रेंड जो है वो वीक होता जा रहा है, बट फिर भी जहां तक भी कुछ भी पीरियोडिसिटी मिल रही है, जहां तक भी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करने लायक है, वहां तक हम स्टडी करते हैं। तो अगला टर्म लिखना है हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो राइट डाउन इट इज सर लास्ट वाले में एक्सेप्शन क्या है? वो तो सही लिखा है। राउंड द ग्रुप डिक्रीज करता है ना।
यस नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी था, तो डिक्रीज करना था, बट वो इंक्रीज लिखा हुआ देखो, उल्टा हो गया। हाँ वो एब्सर्ड है थोड़े से, तो इसलिए लिख दिया। बट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया पहले वो सब सही से लर्न करने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये ट्रेंड सही से पता होना चाहिए। ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड्स है वो पता होना चाहिए। थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा होती है, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है, ये पता होना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अपना टर्म लिखना है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, it is the tendency of an element, it is the tendency of an element to pull the shared pair of electron it is the tendency of an element to pull the shared pair of electron towards itself. Towards itself. More the tendency, more is the electronegativity. More the tendency, more is the electronegativity. More the tendency, more is the electronegativity. ओके अब देखो उसको टेंडेंसी है तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो उसको कंपेयर ही कर सकते हैं, वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले इसका मतलब समझना है। तो जैसे हमारे पास मान लो कोई भी बॉन्डेड सिस्टम है, बॉन्डेड सिस्टम लेट्स से आई कैन से एच एफ। सबसे पहले हमने एक बॉन्डेड सिस्टम लिया लेट्स से एच एफ। तो एच और एफ के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया तो ये एक्चुअली में ऐसे हुआ। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, और फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको माइनस चार्ज बोलते हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बताता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी तरफ गया, फ्लोरीन की तरफ, तो इससे हम बता सकते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। एक्चुअली में ये होता है, तो इससे पता चल रहा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा अब यहीं पे आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग टर्म था, उसमें आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, और यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूल कर रहे हैं। तो ये पूल करने की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी। दोनों बातों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन दे रहे थे हम, तो उसने कितने एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज करी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे क्या है कि टेंडेंसी है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। शेयर्ड का मतलब क्या होता था, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए थी, तो दोनों के सेंटर में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। बट जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे पीरियोडिसिटी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट होती है, तो आगे मैं अगले वाले चैप्टर्स की स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं पहले कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखे देता हूँ, तो आप ध्यान से देख लो। सो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। तो उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट इज फॉर फ्लोरीन, और इसको हम लोग वैल्यू में लिखते हैं 4। ठीक है, तो फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अज्यूम करते हुए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 अज्यूम कर ली। अब बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है। तो ऑक्सीजन के लिए वैल्यू होती है 3.5। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन के लिए वैल्यू 3, क्लोरीन के लिए भी लगभग 3, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल वाली कैटेगरी है। नेक्स्ट वन इज ब्रोमीन विच इज 2.8। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सल्फर, आयोडीन एंड कार्बन, ये सब एक ही कैटेगरी में है। हम सबके लिए 2.5 का काउंट करते हैं। सल्फर 2.5, आयोडीन इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 2.5। सब टेंटेटिव वैल्यूज हैं, तब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, सिर्फ कंपैरेटिव याद रखना है कौन सी वाली किससे ज्यादा।
and then hydrogen is also not hydrogen, it is exactly carbon. Then carbon is 2.5. इसके बाद अगर और क्लोज लिखा जाए तो then we can write hydrogen and phosphorus. They are also very much close. Hydrogen is 2.5. Phosphorus, sorry, hydrogen is 2.1. Phosphorus is also 2.1. अब ऐसे ही कम करते चले जाएंगे तो अब बाकी नहीं लिख रहा हूँ. अब इसके बाद लीस्ट वाली कैटेगरी में पहुंचे तो सबसे कम ये चीज आएगी सीजियम के लिए 0.7. तो सब नहीं याद करना है, कम से कम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इतना तो मालूम होना चाहिए, या कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सीजियम, ऐसे एक ऑर्डर है. तो ये टेंटेटिव ऑर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आप पीरियड में या ग्रुप में कोई खास ऑर्डर नहीं लिख पाओगे, बट एक जनरल ट्रेंड बताया जा सकता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होता जाता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने में अगर ट्रेंड लिखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो एक जनरल ट्रेंड है, पर इसको हम लोग कहीं पे भी बहुत स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो अगर इसी चीज को ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के नाम पे लिखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, बट फिर भी जो ट्रेंड है वो लिख देते हैं एक बारी. तो अगर हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे. तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल अगर हम मार्क करें तो लेफ्ट टू राइट electronegativity increases, left to right electronegativity increases along a period. यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है. सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along a period and down the group electronegativity decreases, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज होती चली जाती है. ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए दीज आर सम स्केल्स जिनको हम लोग मेजर करते हैं. यहाँ पे टाइटल लिखे हैं स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने की ये स्केल्स हैं. अब लेट हम लिख लो स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टेंडेंसी होती है. तो आप जानते हो टेंडेंसी को किसी के भी रिस्पेक्ट में मेजर किया जा सकता है. तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फिनोमेनन को बेसिस बनाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स ड्रॉ किए. जो उनमें बहुत कॉमन है वो मैंने लिख दिया आपके लिए. उनमें जो सबसे प्रेजेंटली या स्ट्रांगली हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज योर पॉलिंग स्केल. मतलब जो मैंने ऊपर वाली वैल्यू 4, 3.5 या जो भी डेटा लिखा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिंग स्केल, क्योंकि ये सबसे कॉमन स्केल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए यूज होती है. ठीक है, अभी देखो ये जो मैंने टेबल बनाई है इसमें बेसिकली मैंने वो सारे टर्म लिखी हैं जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करी जा सकती है. उसमें जो सबसे कॉमन स्केल है वो पहले हाईलाइट कर लो, पॉलिंग स्केल. एक पार्ट तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे कॉमन स्केल जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं दैट इज अ पॉलिंग स्केल. और उसको मेजर करने का जो बेसिस है दैट इज बॉन्ड एनर्जी. दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी डेटा के बेसिस पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल. कैसे मेजर करते हैं अभी 1 मिनट बाद आपको फॉर्मूला बताता हूँ. दूसरी स्केल होती है मुलिकन स्केल जो एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी होता है. दिस इज आल्सो लिटिल इंपॉर्टेंट. बस यही एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादातर केस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मैं उसका फॉर्मूला यही लिख के देता हूँ एडजस्टेंट में. तो यहाँ पे अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी बाई 2. सबसे आसान फॉर्मूला ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर किसी ने फॉर्मूला पूछने का मन भी होता है दे लास्ट दिस फॉर्मूला. तीसरी स्केल जो है दैट इज कॉल्ड आल्ब्रेट-रोशो. आल्ब्रेट-रोशो स्केल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनलिटी से स्टडी करी जाती है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा होता है दो एलिमेंट्स के बीच में उसके स्टडी करते हैं. और आप जानते हो प्रोपोर्शनल टू Z* बाई R² होता है.
तो उसी से इसकी स्टडी कर रहे हैं। सैंडरसन ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम से स्टडी करा। पियर्सन ने इसको आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज से फिर से स्टडी करा। एलन ने इस चीज को स्टडी करा विद द एवरेज एनर्जी ऑफ द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनर्जीज। और ज़ाफे जो स्केल है वो डिफाइन करी जाती है ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो दीज आर सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें जो दो सबसे कॉमन टेक्निक्स हैं बस वो ठीक से समझ लो। एक है पॉलिंग स्केल और एक है मुलिकन स्केल, जो बहुत कॉमनली यूज होती है। मुलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी बाय 2 डायरेक्ट। ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे लर्न करनी है वो ये है कि पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल का जो रेशियो है या जो रिलेशन है वो एक्चुअली में 2.8 टाइम्स होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल लिखेंगे तो ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑन मुलिकन स्केल की वैल्यू में 2.8 डिवाइड करने से आ जाता है। तो मुलिकन स्केल में जो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली तो जो सबसे आसान है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी का सम करके बाई 2 करना होता है। उसमें अगर 2.8 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो पॉलिंग स्केल आ जाती है। या इसका उल्टा मुलिकन स्केल जो है वो पॉलिंग स्केल में 2.8 मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है। तो नई बात अब देखो, अगर हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, इफ यू विश टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप लिख लो एक बार जल्दी से। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स लिखना होता है तो लेट्स से x से माइनस एक्स भी लिख रहे हैं हम लोग। दिस इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है। तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली इज इक्वल टू 0.208 into bond energy of AB minus 1/2 of bond energy of AA plus bond energy of BB power 1/2। ये आपका तरीका है फॉर्मूला निकालने का। ठीक है। यहाँ पे चीज मेंशन कर लो, जो EA है, EAB, EAA and EBB are bond energies of AB, bond energy of AB, AA and BB bonds in किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। बॉन्ड एनर्जी डेटा अगर किलो कैलोरी पर मोल में दिया होता है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉलिंग स्केल। सबसे कॉमन स्केल वही है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिस इज फॉर पॉलिंग स्केल। दिस इज वन फॉर्मूला। सर बॉन्ड एनर्जी का मतलब एक बार बता दीजिए। बॉन्ड एनर्जी का मतलब जो ए और बी के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, या उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म कराने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दोनों बात है। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फॉर्म करोगे तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट वैल्यू इज बॉन्ड एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक कराएंगे तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, HCl है तो H और Cl का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज द एनर्जी। दिस इज पॉलिंग स्केल। मुलिकन स्केल आपको पहले ही बता दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज ले लेते हैं सीधे सीधे। मुलिकन स्केल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन आपको डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बस देखो एक रेशियो और लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट रेशियो। ये भी लिखे देता हूँ। अगला टर्म लिखना है तो एक और स्केल लिख लो बस, इसके बाद फिर बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है।
अगर कोई बहुत टिपिकली पीछे पड़ेगा तो बस ये एक सवाल और पूछा जा सकता है। बस फॉर्मूला कई बार ये हो सकता है क्वेश्चन में फॉर्मूला ही दे दें फिर क्वेश्चन पूछने की भी, कैलकुलेशन भी इसकी अच्छी खासी टेक्निकल है। तो अल्ट्रा स्केल अगर लिखेंगे तो ये मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन हो रही है किससे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बेसिस पे डिफाइन करी जा रही है स्केल। तो इसके केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं x तो ये वैल्यू होती है 0.744 प्लस 0.359 इंटू z इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, और r की वैल्यू यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में प्लेस करनी होती है, ये ध्यान रखना होता है। तो इससे आपकी डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। दिस इज अनदर स्केल कॉल्ड अल्टरनेट रेशियो स्केल, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो उसके एप्लीकेशन पार्ट पे है। स्केल तो उतना मुश्किल नहीं है, स्केल तो लर्न हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स ओके। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मेजर एप्लीकेशन तो हम लोग उसका केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, बट अभी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में बताऊं थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट, ऑल्दो ये एक ऐसा पोर्शन है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा सीखेंगे रादर देन दिस चैप्टर, बट फिर भी अगर आपको एक बेसिक एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो बेसिक एप्लीकेशन ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा हायर होता है तो वो सब्सटेंस आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा फॉलो करता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है बहुत तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो करता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड प्रिफर करता है। और इंटरमीडिएट स्टेज है तो यू कैन से कि वो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बीच का कैरेक्टर यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कैरेक्टर फॉलो करेगा। तो एकदम प्रिसाइज वैल्यू से चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.9 अगर होता है तो उस कंपाउंड को आयनिक बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.6 होता है तो उस केस को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और 1.6 और 1.9 के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, से कम तो कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन 1.6 और 1.9 होता है तो मोस्टली इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, ऑल्दो इट इज एन टेंटेटिव आइडिया, तो ठीक है काम इससे भी चलता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.6 लेस देन 1.9 का केस होता है तो ये केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे आप एक जनरल टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हो केमिकल बॉन्डिंग को लेके। दिस इज वन पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हमें किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस समझाना है कि वो एसिड या बेस है या कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका कैरेक्टर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, अगर ये डिसाइड कराना है तो उसका भी एक तरीका होता है। देयर इज वन वे। तो हमने जैसे एक एलिमेंट लिखा, लेट्स से मैं एक बॉन्ड लिख देता हूँ पहले, तो लेट्स से आई राइट एन एसिड। तो एसिड का जो नॉर्मली बॉन्ड आएगा वो AOH टाइप इस तरीके का बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पहले ही पता है 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1। तो आप इसको एसिड कब बोलोगे? जब ये सब्सटेंस ब्रेक होके AO- और H+ बने, तभी तो एसिड बोलेंगे। तो उसका मतलब बॉन्ड इधर वाली साइड से ब्रेक होना चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OH जो है वो AO से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO बॉन्ड जो है वो लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो दिस वैल्यू विल बी 1.4, देन इट विल बी एसिडिक। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है A और O बॉन्ड का होगा वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड से कम होगा तो OH वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो गया
कि A और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH से ज्यादा हो गया तो AO बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो A प्लस और OH माइनस बन जाएगा। समझ आई बात? दूसरा केस हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ A एंड O मोर देन 1.4 हो गया, तो ये वैल्यू, तो ये सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे सपोज करो हमारे पास NaOH है, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 1.4। तो हमने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन निकाला, तो आया 3.5 माइनस 0.9, ये वैल्यू कितनी आ गई 2.6। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ O एंड H निकाला, ये वैल्यू है 3.9 माइनस 1.4 यानी कि सॉरी 3.9 माइनस 2.1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो 3.5 माइनस 2.1 करेंगे तो ये वैल्यू 1.4 आ गई। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो यहाँ से हेंस NaOH इज बेसिक। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपैरेबल आ गए तो उसी को अनकोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ A and O and O and H are comparable, then it will be amphoteric oxide। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हैं कि एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा, बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा। It will be amphoteric, that means it can react with acid as well as base।